नमस्कार दोस्तों। तो हर रोज़ की तरह आज भी अपनी बात शुरू करता हूं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ। कुछ खबरें हैं, कुछ खबरों पर मेरी बातें हैं। आज कई खबरें हैं जिसमें चीन को लेकर हेडलाइन है। सारे अखबारों की सुर्खियां चीन है और चीन की घुसपैठ या चीन की तरफ से अतिक्रमण, भारत की तरफ से जवाब, और ये सब को लेकर कई दिनों से खबरें अचानक फिर तेज़ी से अखबारों की सुर्खियां बनने लगी हैं। उसमें क्या खास बात है? मॉरेटोरियम को लेकर मैं लगातार आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में आज भी उस पर सुनवाई है। और इसके अलावा छिटपुट कुछ खबरें सुशांत सिंह को लेकर बहुत अहम है। जो अब तक कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह की हत्या हुई, अब वो हत्या से आत्महत्या की तरफ मामला जा चुका है। सीबीआई के अधिकारी भी मान चुके हैं कि ये आत्महत्या है, ये हत्या नहीं है। तो सोचिए, 2 महीने से वो चैनल्स, वो एंकर्स, वो राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी पत्रकार, वो नामचीन लोग 2 महीने से चीख चिल्लाकर किसी को कातिल बता रहे थे और कह रहे थे कत्ल करके टांग दिया गया, और एक एक घटना ऐसे बता रहे थे जैसे वो चश्मदीद हो, उस कमरे में हो जहां सुशांत की मौत हुई। उस खबर की पोल खुल रही है और वो पोल खुलेगी अभी, उस पर भी बात करेंगे। अखबार ने क्या लिखा और क्या और जानकारी है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, बड़ी खबर, एक खबर जो है वो कफील खान, डॉक्टर कफील खान, जो गोरखपुर के डॉक्टर हैं, उनकी रिहाई से जुड़ी हुई। उन्हें एनएसए लगाकर बंद किया गया था। 8 महीने से मथुरा जेल में थे और जिस ढंग से उन्हें बंद किया गया, जिस ढंग से उनके खिलाफ उन पर एनएसए लगाया गया और जिस ढंग से साजिशन, जब वो एक मामले में जेल से छूटने वाले थे और जमानत मिल गई थी अलीगढ़ की न्यायिक अदालत से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से, तभी कैसे एनएसए लगाया गया। उस एनएसए को न सिर्फ रद्द किया गया है, बल्कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो एक तरह से तमाचा है सरकार पर, सिस्टम पर, उस साजिश पर जिसमें सरकार के नुमाइंदे, जिलाधिकारी, एसपी सब लोग शामिल थे। तो क्या है मामला वो बताऊंगा। हाईकोर्ट ने क्या कहा, कफील खान ने क्या कहा। कल रात करीब 12 बजे वो जेल से छूटे हैं, लेकिन किस वीडियो के आधार पर उन्हें जेल में भेजा गया था, और जिस वीडियो को माना गया कि ये दंगा भड़का सकते हैं, इससे एक धार्मिक भावना पर चोट है और ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, या इससे क्या अलीगढ़ की शांति और सद्भाव को कैसे चोट पहुंच सकता है, वो वीडियो भी सुनाऊंगा आपको। उससे आप खुद अंदाजा लगाइए। और उसी वीडियो को देखकर हाईकोर्ट ने कहा कि ये सेलेक्टिव रीडिंग है। सेलेक्टिव ढंग से जिलाधिकारी ने उनके भाषण के कुछ हिस्से को सुना और सुनकर तय कर लिया, और तय करके उसके बाद उन पर एनएसए की धाराएं लगा दी, जबकि उस भाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे शहर की शांति भंग होती हो, यह हाईकोर्ट ने कहा। तो इन्हीं खबरों पर बात करते हैं दोस्तों। हर अखबार में खबरें हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, यह भास्कर में पहले पन्ने पर खबर है कफील खान की। लेकिन एक बात, पहले अखबार में क्या छपा और क्या खबरें हैं कफील खान को लेकर और बाकी खबरों को लेकर, उससे पहले मैं चाहता हूं कफील खान का वो वीडियो जो कल रात करीब 12 बजे जब मथुरा जेल से छूटे तब उन्होंने क्या कहा, उस वीडियो को आप सुनिए। 44 सेकंड का वीडियो है। 8 महीने जेल में रहे और गलत तरीके से रहे, यह हाईकोर्ट ने ही माना। हाईकोर्ट ने माना कि वो गैर कानूनी तरीके से उन पर एनएसए लगाया गया, लेकिन उस 8 महीने की भरपाई कौन करेगा जो जेल की 4 दीवारी के भीतर बिताकर कफील खान कल रात बाहर आए। जरा सुनिए 44 सेकंड का उनका बयान, फिर उसके बाद वो वीडियो, जिस वीडियो के आधार पर, जिस वीडियो को मुद्दा बनाकर उन्हें उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया, वो वीडियो भी सुनना जरूरी है। वो 2 शेर है, वो क्या शेर है, क्या उन्होंने कहा था, वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये सुनिए। ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं।
ये एक बहुत बड़ा, मैं उनका धन्यवाद। ये सुन लिया आपने, कफील खान की तकलीफ, उनकी पीड़ा सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा। अब ये जेल से छूटे हैं, जेल में वो बंद रहे, बार बार उनके खिलाफ एनएसए एक्सटेंड होता रहे और डिटेंशन में वो सालों साल पड़े रहें, ऐसी कोशिश सरकार की तरफ से थी, ऐसी कोशिश सरकारी अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से थी। उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट इस पर 15 दिन में फैसला दे, और उसके बाद हाई कोर्ट ने जो कहा बहुत अहम है, बताने जा रहा हूं, और साथ में इंतजार करिएगा उनके वो 2 वीडियो, जिस वीडियो को आधार बनाकर उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया। वो वीडियो में, उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, जिस वीडियो को हाई कोर्ट ने माना कि इसमें ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसमें ऐसी वो कोई बात नहीं कह रहे थे जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनएसए ठोका जाए, उन्हें एनएसए में बंद किया जाए। वो वीडियो सुनाऊंगा, उससे पहले खबरें। कई अखबारों में खबर है, एक्सप्रेस ने बहुत विस्तार से, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेस ने छापा है ये। अगर हम देखते हैं दैनिक भास्कर, पहले पन्ने पर है, पहले पन्ने पर हेडलाइन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा डॉक्टर कफील खान का भाषण घृणा या हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, यह तो राष्ट्रीय अखंडता और एकता की अपील है। जरा सुनिएगा, यह हाईकोर्ट ने कहा है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अपील है, और ऐसी बात कुछ नहीं कही जिसके आधार पर उनके खिलाफ ऐसा मामला एनएसए लगाया जाए। और यही उन्होंने कहा है जो चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने जो फैसला दिया, और जिस फैसले के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और कल रात वो 12 बजे रात मथुरा की जेल से बाहर आए। ये खबर पहले पन्ने पर है। हाईकोर्ट ने एनएसए के आरोपों को रद्द कर तत्काल रिहाई का आदेश दिया, इसी साल जनवरी में हुई थी गिरफ्तारी, ये खबर है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जजमेंट में कहा क्या है। पहले ये खबर कि कहाँ क्या छपी है उसको आप देख लें, पहले पन्ने पर है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रात। और एक ये भी कि हेडलाइन में एक अखबार कैसे हाईकोर्ट के जजमेंट को भी दबा जाता है, उस अखबार को बदहजमी होती है, क्योंकि हाईकोर्ट का जजमेंट सरकार की कारगुजारी, सरकार के फैसले, नौकरशाही या पुलिस वालों ने जिस ढंग से उन पर एनएसए लगाया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसलिए वो अखबार अपनी खबर में जजमेंट का वो हिस्सा गायब कर देता है, गोलमोल ढंग से खबर छापता है। कौन सा अखबार है बता रहा हूं, ये अमर उजाला है। इसमें अंदर के 3 नंबर पेज पर है, कफील को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, भाषण की सीडी दी लेकिन चलाने के उपकरण नहीं, यह मौलिक अधिकार का हनन है, और विस्तार से छापा है। और उसके बाद मैं पहले खबर बताता हूं, और उसके बाद मैं उनके वीडियो दिखाता हूं, और उसके बाद उस अखबार की खबर बताता हूं जहां जजमेंट के हिस्से गायब है। इंतजार करिए। ये एक्सप्रेस में खबर है, पहले पन्ने पर विस्तार से। एक्सप्रेस की 4-5 खबरें आज बहुत अहम है। पिंजड़ा तोड़ जो एक संगठन है, उसकी सदस्य जो हैं उनको भी जमानत मिली है। उसमें भी हाईकोर्ट ने, उसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी और संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लेख किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके आधार पर उन्हें बंद किया गया है। हालांकि वो जेल से नहीं छूटी क्योंकि कई और मामले हैं। लेकिन खैर, हम कफील खान पर पहले वापस लौटते हैं। ये कफील खान के बारे में है। कफील खान फ्री आफ्टर एससी स्क्रैप्स एनएसए अरेस्ट, अपहोल्ड्स हिज स्पीच। हाईकोर्ट ने कहा है कि उनकी स्पीच में, उनके भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं है। और उसके बाद क्या कहा, जजमेंट के कुछ हिस्से मैं आपको सुनाता हूं, और यह सुनना जरूरी है कि कैसे देश में अगर कोई विरोध करता है सरकार का, सिस्टम का, सरकार की नीतियों का, जो किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो संविधान में मिला फंडामेंटल राइट है, उस अधिकार के खिलाफ कैसे सरकार और सरकारी तंत्र किसी के खिलाफ मामला दर्ज करता है, एनएसए लगाता है, जेल से छूटने की नौबत आती है, एनएसए में बुक करता है, और उसके बाद निराधार, बिना किसी आधार के 8 महीने तक जेल में रखता है, और आखिर तक कोशिश करता है जेल से ना छूटे। यही कफील खान के साथ हुआ। जजमेंट के कुछ हिस्से क्या है, और मैं आक्रोश में होता हूं। हो सकता है हम में से कोई आदमी अगले 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जेल में जाए, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं कि आप ऐसी असहमत आवाजों को सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप इंतजार करिए। कोई भी पत्रकार, विनोद दुआ के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला तो हुआ ही, तो ये कफील खान के मामले में जो कहा है हाईकोर्ट का जो जजमेंट का हिस्सा है, इस जजमेंट के हिस्से के कुछ हिस्से को मैं पढ़ रहा हूं। उसका ट्रांसलेशन मैंने किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है कफील खान को के मामले में एनएसए को रद्द करते हुए, उन्हें जेल से बाहर आने का फैसला सुनाते हुए, और एक तरह से योगी सरकार की कोशिशों को
नाकाम करते हुए हाईकोर्ट ने जो जजमेंट लिखा है उसके कुछ हिस्से अनुवाद करके मैं आपको सुना रहा हूं। कोई शक नहीं कि उनके भाषण के कुछ हिस्से को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें एनएसए में बुक किया गया, लेकिन उनके भाषण को अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश की गई, जबकि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। निश्चित तौर पर कफील खान सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन इससे उनके खिलाफ डिटेंशन का मामला नहीं बनता है। उनके बयान को अगर पूरी तरह से पढ़ा जाए तो प्राथमिक तौर पर न तो नफरत और हिंसा को वो बढ़ावा दे रहे हैं, न ही अलीगढ़ की शांति और सद्भाव को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। यह हाईकोर्ट ने लिखा अपने जजमेंट में। उस जजमेंट में, जिस जजमेंट के बाद देर रात को कफील खान को मथुरा की जेल से 8 महीने बाद रिहा किया गया और उन पर एनएसए लगाया गया था, यह मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे देखिए उसी जजमेंट के कुछ और हिस्से। सबसे बड़ी बात, डीएम की तरफ से जो जजमेंट में है, अहम हिस्सा एक्सप्रेस ने विस्तार से छापा है। सबसे बड़ी बात कि डीएम की तरफ से जारी डिटेंशन ऑर्डर में यह तक नहीं बताया गया कि 12 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 के बीच कफील खान ने ऐसा क्या किया जिससे शहर की शांति भंग हो रही थी। ऐसी एक भी घटना या एक भी वाकया का जिक्र उस ऑर्डर में नहीं है। ये हाईकोर्ट ने जजमेंट में लिखा है। उन्हें एनएसए के तहत डिटेंशन का फैसला, डिटेंशन में बंद करने का फैसला डीएम और पुलिस ने तब किया जब सीजेएम ने उन्हें जमानत दे दी। सीजेएम ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दी थी उस मामले में जिस मामले में पुलिस ने बुक किया था, जब वो एएमयू के छात्रों को एड्रेस कर रहे थे। और जब वो एड्रेस कर रहे थे वहां योगेंद्र यादव समेत कई लोग थे और उसी मामले में पुलिस ने उन्हें बुक किया। और दिलचस्प बात, उनकी गिरफ्तारी पता है कहां हुई थी? एसटीएफ ने मुंबई में गिरफ्तारी की। ऐसे जैसे बहुत बड़ा कोई आतंकवादी हो। एसटीएफ की टीम मुंबई गई, मुंबई से गिरफ्तार करके लाई, उन्हें जेल में रखा गया और जेल में रहने के बाद कई हफ्तों के बाद जब उन्हें जमानत मिलने का वक्त आया, जब सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई, उसी समय एनएसए में बुक किया गया ताकि तुरंत जेल से बाहर नहीं आए। यही मेंशन किया है हाईकोर्ट ने। अब उसके बाद जजमेंट का हिस्सा है कि आखिरी जो हिस्सा है, किसी भी सूरत में उनका डिटेंशन बढ़ाया नहीं जा सकता। कानून की नज़र में उनका डिटेंशन और उन पर एनएसए लगाया जाना गलत है, सस्टेनेबल नहीं है। समझ रहे हैं? यह हाईकोर्ट कहता है कि उन पर डिटेंशन के लिए एनएसए लगाया जाना गलत है और सस्टेनेबल नहीं है। इसी में हाईकोर्ट का यह है कि ये सस्टेनेबल नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। ये कानून की नज़र में सस्टेनेबल नहीं है, तो ये तमाचा नहीं है। तो क्या है? अब ये किस भाषण को लेकर कहा और इसमें क्या साजिश थी, आगे बताता हूँ। भाषण क्या था जरा सुनिए। 2 भाषण है, मैं चाहता हूँ वो भी सुनिए, आप भी सुनिए और आप फैसला करिए कि क्या इस तरह से अगर कोई सरकार की नीतियों का विरोध करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का विरोध करता हो, तो क्या ये देशद्रोह जैसी चीज है? क्या यह शांति भंग जैसी चीज है? क्या यह हिंसा को भड़काने या बढ़ावा देने जैसी चीज है? क्या इतना भी कोई नहीं बोल सकता है सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए? जरा सुनिए, ये मैं फिर सुनाता हूं। 2 टुकड़े हैं उनके, अलग अलग जगह। एक जगह वो छात्रों को एड्रेस कर रहे हैं और एक जगह वो मेरे ख्याल से सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जरा सुनिए दोनों चीज, ये सारे उनके खिलाफ गए, लेकिन हाईकोर्ट ने, पुलिस ने इस्तेमाल किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हीं वीडियो को सुनकर कहा कि सेलेक्टिव रीडिंग के आधार पर उन्हें बंद किया गया था, जो गलत था। सुनिए पहले एक वीडियो, छोटा सा 24 सेकंड, उसके बाद फिर मैं दूसरा हिस्सा सुनाता हूं आपको। तो बचपन में सिखाया जाता था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और हमारा मोटा भाई सिखाता है हमें हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। सुना आपने? ये जो पहली लाइन है, इसके बाद कुछ हिस्से हैं जिसको मैंने हटा दिया, वो आरएसएस और बाकी आरएसएस की नीतियों पर बोल रहे हैं।
और ये बोलना भी गलत नहीं है, किसी की अपने विचार हैं और विचार अगर किसी संस्था, संगठन, पार्टी के खिलाफ है, उसको हक है अपने विचार व्यक्त करने की। भारत का संविधान इसकी हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। हमें और हम जैसे 130 करोड़ लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी राय रख सकते हैं। अगर कपिल मिश्रा को आज़ादी है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है, अगर अनुराग ठाकुर को आज़ादी है कि वो केंद्रीय मंत्री होकर रैली में कहते हैं गोली मारो सालों को, और उसके बाद अगले दिन कोई वहां सिरफिरा पिस्तौल लेकर चला जाता है, अगर प्रवेश वर्मा को आज़ादी है कि इनके खिलाफ कोई मामले दर्ज नहीं होते हैं, और ये शख्स क्या ऐसी बात कर रहा था जिसे एनएसए में बंद कर दिया, पहले गिरफ्तारी हुई उसको दूसरे मामले में और उसके बाद दूसरी धाराएं लगाई गई, जब उसमें जमानत मिल रही थी तो एनएसए में बंद किया गया। एक और वीडियो सुनिए। और ये जो उन्होंने कहा है हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, हम सब बचपन से सुनते रहे हैं, और बचपन में ये मुझे लगता है 59 के आसपास ये धूल का फूल फिल्म थी, उसका एक गाना है, साहिर का लिखा हुआ है, साहिर लुधियानवी, उनके लिखे हुए शब्द हैं, उनकी नज़्म है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और अद्भुत है। इसके हर लाइनें आप 1000 बार सुनेंगे, आपके भीतर का इंसान, आपके भीतर का नागरिक जिंदा होगा। हमने बचपन में ये सुना है, जिसने उस दौर में ये सब सुना होगा उसके भीतर इंसान जिंदा होगा। आज की तारीख में आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गालियां और उसके बाद एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हैं, और उन नफरतों के बीच पलते हुए आपके जहन में उन नफरतों वाली व्हाट्सएप की के जो मैसेज हैं उसको पढ़ते हुए आपका जहन जहरीला होता है, उस जहर से दूर करती है ऐसी लाइनें। तो इसमें क्या ऐसा गलत कहा? लेकिन एक और वीडियो सुनिए, वो भी बहुत आम है, सुनिए, उसके बाद बात करता हूं। और आज के वीडियो में इस पर लंबी बात, क्योंकि बहुत जरूरी है, और उसके बाद कुछ और खबरें हो बताऊंगा। सुनिए, एक वीडियो और है 46 सेकंड का, सुनिए। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। अरे हम तो इस मिट्टी को अपनी मां कहते हैं। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। अरे हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी मां कहते हैं। अगर दंगाइयों पे तुम्हारा बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पे तुम्हारा बस नहीं चलता तो सुन ले हुक्मरान, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। सुना आपने? तो पहली जो 2 लाइन है वो शेर राहत इंदौरी का शेर है, बहुत चर्चित। सिरफिरे लोग हमें दुश्मन जान कहते हैं, हम तो इस मिट्टी को अपनी माँ कहते हैं, जो भी है, ये उनका शेर है। दूसरा जो 2 लाइन है वो मुनव्वर राना का शेर है। तो 2 शायर, राहत इंदौरी के शेर, मुनव्वर राना के शेर, ये उन्होंने पढ़े एक मंच से। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो CAA के खिलाफ हैं, विरोधी हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये पढ़ना, शेर पढ़ना जिसमें मुखालफत की आवाज़ है सत्ता के खिलाफ, ये भी कहीं से NSA लगाने के लायक नहीं है, और इसमें कहीं हिंसा भड़काने की कोई बात नहीं है। फिर तो आप जितनी शायरी राहत इंदौरी ने लिखी, या ऐसे बहुत सारे शायरों ने, गज़ल लिखने वालों ने, कवियों ने लिखा, इमरजेंसी के दौरान से लेकर उसके बाद और उसके पहले सैकड़ों लोगों को हर दौर में पकड़ के बंद किया जा सकता है। दुष्यंत कुमार से लेकर अदम गोंडवी से लेकर सबको बंद करिए, समय समय पर बंद किया जाना चाहिए था। हालांकि अब इस दुनिया में वो लोग नहीं है, इस दौर में शायद बंद होते। तो ये आपने सुना, अब फैसला आप कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, इनकी कहानी थोड़ी ये है बैकग्राउंड कि गोरखपुर में जो BRS मेडिकल कॉलेज है, BRD मेडिकल कॉलेज, उसमें ये पोस्टेड थे, और ऑक्सीजन की कमी को लेकर उस समय भी एक बवाल हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी। और बच्चों की मौत के समय इन पर सरकार ने आरोप लगाया कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्यूटी में लापरवाह थे, और उसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि कफील खान की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपने क्लिनिक से ऑक्सीजन लाकर मुहैया कराया जहां ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसमें कई तरह की कहानियां सरकार की तरफ से, कफील खान की तरफ से आई। अभी मुद्दा यह है, लेकिन उस वक्त भी इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, सस्पेंड किया गया, गिरफ्तारी हुई। तब भी मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने 9 महीने लगभग उस समय भी जेल में रहे। उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। लेकिन कफील खान को व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता, मिला नहीं आज तक। मैं जब मुजफ्फरपुर चिमकी बुखार की स्टोरी कर रहा था TV9 भारतवर्ष में रहते हुए,
और मैं 2-3 दिन मुजफ्फरपुर में था और वो स्टोरी आप सब ने देखी होगी, जब करीब 200 बच्चों की मौत हो गई थी। कोई नेशनल मीडिया, कोई चैनल उस तरह से उन खबरों को या बच्चों की मौत वाली इतनी हृदय विदारक घटना को उस तरह से नहीं दिखा रहा था जिस तरह से हमने शुरुआत की, और उसके बाद वो मुद्दा बना और तब बहुत सारे नामचीन एंकर्स भी वहां गए। उसके बाद जब मैं लौटा तब मुझे पता चला कि कफील खान वहां भी अलग अलग इलाकों में, गांव में उस बीमारी से बचने के लिए या कुछ टीका दे रहे थे, दवा दे रहे थे और कैंप लगा रहे थे। तो निजी तौर पर एक डॉक्टर जो गोरखपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर जाकर बच्चों के लिए कैंप लगा रहा है, फ्री कैंप। वो तस्वीरें और वीडियो और पिक्चर्स मैंने उस समय देखी थी। मुझे रेस्पेक्ट हुआ कि एक आदमी जनसेवा कर रहा है, गांव गांव में जाकर कैंप लगा रहा है, जिसके बदले उसे कुछ मिलना नहीं है, ऑलरेडी जेल में 9 महीने गुजार कर आया है। तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत नहीं है देश में? क्या अगर कोई सत्ता की मुखालफत करता है, सत्ता की नीतियों का विरोधी है, तो क्या उसे इस तरह से पहले एक मामले में, उसके बाद छूटने लगे तो एनएसए लगाकर बुक करेंगे? यही हुआ इस मामले में। अखबारों में खबरें, लेकिन जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक अखबार किस ढंग से खबर छापता है, वो बताता हूं मैं आपको। और उसके बाद इसमें यह भी हुआ कि इनको जो कहा है कोर्ट ने कि उन्हें सीडी दी गई, लेकिन बचाव के लिए सीडी चलाकर कैसे दिखाते और उस पर अपना बचाव कैसे रखते, उसके लिए उन्हें सीडी प्लेयर नहीं दिया गया। ये भी कोर्ट ने कहा है। ये नवभारत टाइम्स की हेडिंग है, कोर्ट ने कहा कफील को बचाव का मौका नहीं दिया गया। और इसमें कहा है, नवभारत टाइम्स की खबर है, इसमें कहा है कि जिन आशंकाओं पर रासुका तामील की गई उससे संबंधित लिखित दस्तावेज उसे मुहैया नहीं कराए गए। कफील को 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के गेट पर भाषण की सीडी कोर्ट में दी गई, मगर इसे चलाने के लिए कोई डिवाइस नहीं दी गई। इससे एक तरह यही माना जाएगा कि उनको उन पर लगे आरोपों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। ऐसा न करना बंदी को अनुच्छेद 22(5) में मिले मौलिक अधिकार का हनन है। कफील खान के मामले में बेंच ने सरकार की इस दलील को भी अस्वीकार किया, जिसमें कहा गया कफील खान जेल में रहते हुए लगातार एएमयू के छात्रों के संपर्क में थे, जिससे शहर में शांति भंग हो रही थी। कोर्ट ने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। जेल में जो शख्स है, योगी सरकार की जेल में जो शख्स है, जैसे योगी सरकार ने पहले 9 महीने बंद किया, सस्पेंड किया, उसके बाद वो मुश्किल से छूटा, दोबारा उसके बाद फिर कई मामलों में उन्हें जेल के भीतर किया और उसके बाद जमानत मिली तब एनएसए ठोक दिया। जिसको इस तरह से बंद किया गया, तमाम अपीलें, हजारों लोगों की अपीलों का जिस पर कोई असर नहीं हुआ, उसके बाद क्या जेल में इतनी उनके पास सहूलियत होगी कि वो जेल के भीतर से बाहर के लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, यूनाइट कर रहे थे, उकसा रहे थे, भड़काने की कोशिश कर रहे थे? कोर्ट ने इसको खारिज किया। ये भी बहुत अहम है। और इसमें माँ ने लड़ाई लड़ी, बहुत तारीफ के काबिल हैं। कफील की माँ नुजहत परवीन ने बेटे के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। रासुका के आदेश को, एनएसए के आदेश को चुनौती दी थी और उसी में हाईकोर्ट की खंडपीठ में चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल ने इस पर सुनवाई की। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने योगी सरकार पर तमाचा बोला है। कई लोगों के बयान हैं, सपा, बसपा, प्रियंका गांधी, इन लोगों के बयान हैं कि कैसे इन्हें गलत ढंग से रखा गया भड़काऊ भाषण के मामले में। और उसमें यही कोर्ट ने कहा कि जब अलीगढ़ में उन्हें गिरफ्तार किया गया भड़काऊ भाषण के मामले में, और जब जमानत मिली और उसके बाद जमानत मिलने की बाद वो जेल से बाहर आते उससे पहले उन पर रासुका बुक किया गया, उस गैप में, उस दिन, उस बीच में ऐसा क्या किया, इसकी एक भी मिसाल डीएम नहीं दे पाए। यही कोर्ट ने कहा जो मैंने आपको बताया। और ये कफील खान का मामला अगर देखेंगे तो ये मामला इस बात की तस्दीक करता है। इनकी गिरफ्तारी, इन्होंने भाषण दिया था 13 दिसंबर 2019 को और उसके बाद जनवरी में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये कफील खान का मामला है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि किस अखबार ने, एक अखबार ने अलग छापा है, और ये आपको सिर्फ बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पहले पन्ने पर बड़ी खबर है, कफील फ्रीड आफ्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्लैम्स हिज डिटेंशन अंडर एनएसए। और उसके बाद 7 महीने कैसे जेल में रहे, एक स्पीच को लेकर, और एसटीएफ ने कैसे 29 जनवरी को उन्हें पकड़ा। एसटीएफ नैब्स कफील खान इन मुंबई। अब इस हेडिंग से कैसे लगता है कोई बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया? एसटीएफ मुंबई में पकड़ा जाकर, बहुत बड़ा आतंकी, यूपी में कितने शहरों को उड़ाने की कोशिश करने वाला था, इतना बड़ा आतंकी था। और उसके बाद बड़ी खबर यहाँ भी छापी है और हिंदू में भी पहले पन्ने पर खबर है यहाँ कफील खान को लेकर। और उसके बाद इसी में हिंदू में ये खबर है, हिंदू में पहले पन्ने पर कफील खान को
इमीडिएट रिलीज करो। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है यूपी सरकार को। समझिए यूपी सरकार पर क्या बीत रही होगी इसके बाद। और जो खबर मैं जागरण में बता रहा था, आज के वीडियो में इस पर ज़्यादा बात हो रही होगी। हो सकता है आपको लगे कि मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है। कई बार ऐसे मसलों पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारी सबकी आ सकती है, हमारी भी कभी आ सकती है। और ये मैं इसलिए वीडियो पे बोल रहा हूँ ताकि इस बात की तस्दीक रहे, सनद रहे कि हो सकता है कभी किसी के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। तो ये दैनिक भास्कर है, माफ़ करें, तो ये दैनिक जागरण है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। और ये दैनिक जागरण में पेज नंबर 2 पर यह खबर है, मथुरा जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील। ये खबर आप देख रहे हैं, मथुरा जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील, यहाँ खबर है। ठीक है, इस खबर में क्या है और क्यों मैं इस खबर का जिक्र कर रहा हूँ? इस खबर में सिर्फ लिखा हुआ है प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश पर दिन भर चली कवायद के बाद 12:15 बजे जेल से रिहा कर दिया गया, ये हुआ वो हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद कैसे जेल में सूचना मिली, कैसे रिहा किया गया, अधिवक्ता ने वीडियो कॉल पर कफील से बात की, कैसे उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, इस मामले में मथुरा जेल भेजा गया था। एक लाइन दैनिक जागरण की इस खबर में, एक लाइन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा, एनएसए को खारिज करते हुए, रद्द करते हुए, सरकार ने जिस ढंग से एनएसए लगाया उसके खिलाफ जो भी कहा, कफील खान के पक्ष में जो कहा, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जो कहा, कफील खान के बारे में ये जो कहा कि उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं था जिससे शहर की शांति भंग होती या शहर का सद्भाव बिगड़ता और उन्हें गलत तरीके से एनएसए में बुक किया गया, एक लाइन उसके बारे में जिक्र नहीं है। तो यही होता है जो मैं कहता हूं, क्या छपा और क्या छिपा। तो इतना कवच बनते हैं सरकार का अखबार वाले कि अरे जजमेंट तो लिखिए, हाईकोर्ट का जजमेंट है, आपने जजमेंट को गायब कर दिया। तो इससे पता चलता है कि आप कितना दिमाग लगाते होंगे ऐसी खबरों में कि मूल चीज गायब कर दें, पता ही नहीं चले कि हाईकोर्ट ने कहा क्या और आपने छापा क्या। ये आज का दैनिक जागरण है, इसमें किस तरह से खबर छपी। 12 अखबार मेरे हाथ में है, अखबारों में छपी खबरें एक तरफ और दैनिक जागरण में छपी खबर एक तरफ। हालांकि एक दो ऐसे अखबार भी हैं जिसमें खबर नहीं छपी। तो एक कफील खान पर बात हो गई। अब आते हैं एक्सप्रेस में, एक और खबर है कि कैसे जो पिंजड़ा तोड़ एक संगठन है उसकी सदस्या पूर्वोत्तर की रहने वाली हैं, उनके खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें जेल में रखा हुआ है। मई के आखिरी हफ्ते से जेएनयू के स्टूडेंट हैं, उन्हें भी कैसे हाईकोर्ट ने, उनके मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, बेल टू पिंजरा तोड़ मेंबर एससी सेज नो एविडेंस ऑफ हेट स्पीच। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देवलीना कलिता के खिलाफ हेट स्पीच के कोई सबूत नहीं है। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं। ये अलग बात है कि वो अभी छूट नहीं पाएंगी क्योंकि उनके खिलाफ कुछ और मामले स्पेशल सेल ने लगा रखे हैं, तो इसलिए अभी छूट नहीं पाएंगी। लेकिन जो कहा वो सुनना जरूरी है, क्योंकि ये इससे आपको पता चलेगा कि देश में माहौल क्या है। चीन पे बहुत खबरें हैं, वो खबरें मैं लगातार 20 वीडियो कर चुका हूं, कल भी काफ़ी बात कर चुका हूं, बाकी आप सब लोग देख रहे होंगे, तो इसलिए उस पर कम बात कर रहा हूं। उसमें राष्ट्रवादी जो तड़का लगती है खबरों की, उसमें चीन जो कर रहा है और जो भारत सरकार की नाकामी जहां है कूटनीतिक स्तर पर, उसको छिपाया जाता है। चलिए अब इस खबर में क्या है, देवलीना की खबर में, ये जो खबर है एक्सप्रेस की, इस खबर में लिखा है कि देवलीना कलिता को जमानत हाईकोर्ट से देते हुए कहा कि जाफराबाद इलाके में सीएए के विरोध में लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि जेएनयू की छात्रा को 25,000 के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। जज ने जजमेंट में आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र किया है। यह जिक्र किया है कि फंडामेंटल राइट है किसी को अपनी बात कहने का। यह हाईकोर्ट ने कहा। एक ही दिन में 2 ऑर्डर, एक ऑर्डर दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का, एक ऑर्डर कफील खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का। एक ही दिन में 2 ऑर्डर, दो जगह से, एक ही दिन में 2 जगह से तमाचे पड़े हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस जिसने जेएनयू की छात्रा देवांगना कलिता को जिसने गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे हेट स्पीच का पता चले, सबूत नहीं दे पाई, जमानत।
और दूसरी तरफ कफील खान की खबर, जिसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद जब वो छूटने की बारी आई तो एनएसए लगाया और उन्हें जमानत। देवलीना के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसा कोई सबूत देने में विफल रही जिससे पता चले कि उन्होंने हेट स्पीच दी या उनके भाषण से किसी धर्म विशेष की महिलाओं में उत्तेजना फैली। मई के आखिरी हफ्ते से जेल में हैं, 3 महीने लगभग हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने कलिता पर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जमानत देकर उत्पीड़न और जरूरी हिरासत से बचाया जा सकता है। उनका विरोध शांतिपूर्ण था और उन्हें जेल में रखना मौलिक अधिकारों का हनन होगा। हालांकि स्पेशल सेल ने, मैंने आपको पहले कहा कि दंगे की साजिश को लेकर यूएपीए के तहत भी उन्हें आरोपी बनाया है। कुछ और मामले हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाएंगी। देवलीना की खबरें कुछ और अखबारों में अंदर के पन्नों पर छपी हुई है। मेरे ख्याल से नवभारत टाइम्स समेत कुछ और अखबारों में खबर छपी है। उसके बाद एक खबर है चीन और फेसबुक और बाकी चीज़ों पर आने से पहले, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, वो खबर है सुशांत सिंह के मॉरेटोरियम की खबर। आपको पता होगी मॉरेटोरियम को लेकर अभी कन्फ्यूजन है। मैं अपने वीडियो में 3 बार इस पर बात कर चुका हूं। एक खबर अखबार में अचानक दिख रही है सब जगह कि मॉरेटोरियम पीरियड में ईएमआई पर ब्याज माफ़ नहीं करेगी सरकार। कंट्राडिक्टरी है। पहले पन्ने पर भास्कर में ये है, अंदर भी ये है। कुछ जगह कल जैसे खबर आई कि 2 साल के लिए मॉरेटोरियम बढ़ाया जा सकता है। अब ये मुझे अभी समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब जैसे अमर उजाला में है पहले पन्ने पर ही, कर चुकाने में रियायत 2 साल बढ़ सकती है। केंद्र ये कोर्ट में कहा, आज कोर्ट में सुनवाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है। और ये खबर कल आई थी कि कुछ सेक्टर में हो सकता है, कुछ सेक्टर में मॉरेटोरियम की छूट दी जाए या कुछ सेक्टर में ब्याज की छूट दी जाए। वो सेक्टर क्या होगा उसको समझना पड़ेगा, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक मैं इस पर बात करूंगा। किस्त भुगतान पर 2 साल रोक लगाने की तैयारी, ये हिंदुस्तान पहले पन्ने पर छाप रहा है, लेकिन अंदर में आपको यही बताया कि भास्कर में बड़ी खबर है, मॉरेटोरियम पीरियड में ईएमआई पर ब्याज माफ़ नहीं करेगी। तो वो छूट किस सेक्टर में कैसे है इस पर अभी पता चलना बाकी है। तो ये खबर है, लेकिन बड़ी खबर है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं मॉरेटोरियम बढ़े तो वीडियो भेजें मुझे बनाकर 1 मिनट का, आपकी क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है। ajit.anjum ajit.anjum@gmail.com पर वीडियो भेजें। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया है, मैं मेल के टेक्स्ट से बात नहीं बनेगी, आप वीडियो भेजें, 1-1.25 मिनट का वीडियो भेजें। मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा, उसमें आपकी परेशानी, मुश्किल और अपील तीनों चीज़ होनी चाहिए। फिर कह रहा हूँ वीडियो भेजें। अब जो मैं कह रहा था कि उसकी खबर सुशांत की, और क्यों बात कर रहा हूं, इसलिए कि सुशांत के मामले में 2.5 महीने से क्या खबर चल रही है, 2 महीने से खास तौर से रिया चक्रवर्ती कातिल घोषित हो चुकी है। बिहार के डीजीपी, और मुझ पर भी लोग नाराज हुए कि क्या आप कातिल के साथ हैं, और मुझे ट्रोल भी किया लोगों ने, आप कातिल के साथ हैं और आप सुशांत को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते। मैं भी बिहार का हूँ और बिहार का रहूँ या नहीं, किसी का कत्ल हुआ है, अगर किसी की मौत के लिए कोई जिम्मेदार है उसे इंसाफ मिलना चाहिए, और जो जिम्मेदार उसे सजा मिलनी चाहिए, इसमें शक कहाँ है, चाहे कोई भी हो। लेकिन हो क्या रहा है, 2 महीने से लिंचिंग हो रही है। रिया चक्रवर्ती को कातिल घोषित करके बिहार के डीजीपी 50 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता 2 महीने से चैनलों पर बैठकर कातिल घोषित करते हुए बातें कर रहे हैं। खबर क्या है, भास्कर की खबर है, अफसरों का दावा सुशांत की हत्या के सबूत नहीं, खुदकुशी की जांच जारी। ये खबर कल ही आ गई थी, आपको पता होगी शायद, लेकिन मैं जानबूझकर आज बोल रहा हूं क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो ये अब इसमें सीबीआई के हवाले से है कि मामले की जांच से जुड़े सीबीआई के 3 अधिकारियों ने दावा किया कि किसी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट, प्रमुख संदिग्धों के बयान या क्राइम सीन के रिकंस्ट्रक्शन से यह पता नहीं चलता कि हत्या का मामला है। इसलिए अब आत्महत्या के नजरिए से जांच आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हत्या के लिहाज से जांच बंद नहीं की। जांच की जा रही है क्या सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। अब सवाल यहां यह है कि अब कोशिश यह है कि किसी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिया को बंद करें। रिया चली गई 8 तारीख को उनकी मौत के 8-6-14 6 दिन पहले। वो सवाल यही उठा रही है, उस 6 दिन में क्या हुआ। उसके बाद अब जो खबरें आ रही है, आरोप लगे कि जो सुशांत को बीमारी थी उसकी जानकारी सुशांत के परिवार वालों को नहीं थी। सब रिया उनको ड्रग दे रही थी, ओवरडोज दे रही थी, उनको मानसिक असंतुलन के कगार पर भेजने के लिए रिया जिम्मेदार थी। अब परसों से व्हाट्सएप जानकारी, अखबारों, दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि दरअसल पूरा मामला क्या है।
और उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि उनकी दोनों बहनों को पता था, उनके परिवार को पता था। आज खबर ये आई कि 2013 से उनको परेशानी थी और ये भी उनके परिवार और उनके घर वालों को पता था। ये खबर है। अब जैसे इसी में है कि सीबीआई ने रिया के माता पिता से की पहली बार पूछताछ। सुशांत की संपत्ति पर नज़र थी बहनों की। ये वकील ने कहा कि सुशांत की संपत्ति पर बहनों की नज़र थी। ये रिया के वकील ने कहा है और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े की कहानियां हैं। एक वीडियो भी है जिसमें सुशांत की बहन और उनके बहनोई, उनके जो भी अकाउंटेंट थे, उससे झगड़ा कर रहे थे पैसे को लेकर या बहसें कर रहे थे। अब ये कहानी किसी और डायरेक्शन में जा सकती है। हो सकता है रिया जिम्मेदार, हो सकता है नहीं, ये कातिल तो नहीं है, कत्ल तो नहीं हुआ। अब उकसाने का मामला होगा। तो आपने अगर 2 महीने से उसको कातिल ठहरा दिया तो, और 2 महीने से चैनल उछल कूद, कुछ एंकर्स तो लगता है रात में टीवी से निकल के दौड़ पड़ेंगे, सीधे रिया की गर्दन पकड़ेंगे और पकड़ के उसको ऑर्थर रोड जेल या तिहाड़ जेल में वही जाकर बंद कर देंगे। उन एंकर्स का, उन रिपोर्टर्स का, उन संपादक का, जो उन बीजेपी के प्रवक्ताओं का, जो घोषित करके कह रहे हैं ये कत्ल है और किस तरह से कत्ल किया गया। ये सारे लोग इस तरह से फैसले सुना रहे हैं जैसे उस रूम में वहां मौजूद थे। और कत्ल किया गया, टांग दिया गया, बॉडी इतनी लंबी थी, ये फासला इतना था, टंगने के बीच में ये फासला था, दरवाज़ा खोलने के बीच में ये था, ताला वाला, चाबी वाला, न जाने कितनी थ्योरीज 2 महीने से आ चुकी, क्योंकि चैनल्स 2 महीने से दिन रात यही काम कर रहे हैं। अब आ रहा है खबर ये है कि हत्या तो नहीं है, हत्या के सबूत नहीं है, आत्महत्या का मामला है और उसकी जांच हो रही है। ये खबर है। और इसी तरह की ये खबर कुछ और अखबारों में यही खबर है जो सुशांत के मामले में है, वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दरअसल अब मामला घूम चुका है। जो पहले सोचा और कहा जा रहा था वो मामला अब है नहीं। और इसी तरह से बाकी अखबारों ने भी छापा है और सवाल ये उठता है कि क्या कोई इस पर माफ़ी मांगेगा। उसके बाद एक फेसबुक की खबर है दोस्तों, आपको पता होगा कि फेसबुक पर आरोप लगे हैं और फेसबुक पर आरोप लगे हैं कि फेसबुक बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने से डरता है, बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच हटाने से बचता है। और इसको लेकर वॉल स्ट्रीट ने लंबी स्टोरी छापी थी 2 हफ्ते पहले। उसके बाद टाइम मैगजीन ने बड़ी स्टोरी छापी, अमेरिकी पत्रिका ने पिछले हफ्ते। दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देखिएगा, और सबूत के साथ छापी। वॉल स्ट्रीट ने साफ साफ बताया कि दिल्ली की इंडिया की जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं आँखी दास, वो कैसे आंख बंद कर लेती हैं अगर बीजेपी के नेताओं के हेट स्पीच होते हैं। और इसके अलावा उनसे पहले शिवनाथ ठुकराल थे उसी पद पर, वो भी इसी तरह से काम कर रहे थे, जो अब अभी व्हाट्सएप के इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर हैं। और ये सारी चीज़ें जब सामने आई और शशि थरूर ने कहा कि बुलाकर पूछताछ होनी चाहिए, जो आईटी से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, आज पूछताछ होनी है, पेशी होनी है, तब रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर, उन्होंने चिट्ठी लिखी फेसबुक को और कह दिया कि फेसबुक दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों की खबरों को दबाता है, गिराता है। और फेसबुक के दफ्तर में और फेसबुक प्रबंधन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को या मंत्रियों को गालियां देते हैं। ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये खबर लिखी गई है। अब सवाल उठता है, ये खबर मैं बता देता हूँ, जागरण में है, चूंकि जागरण के इंटरेस्ट की खबर है, और भी अखबारों में। फेसबुक प्रबंधन में काबिज हैं खास विचारधारा के लोग, और इन्होंने यही कहा कि मंत्रियों की आलोचना करते हैं और उसके बाद सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। और 3 पन्ने की चिट्ठी थी, कल ही मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली दंगों, सीए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कट्टरपंथी लोगों ने हिंसा फैलाने के उद्देश्य से एकजुट होने की अपील की, लेकिन फेसबुक नहीं हटाया। और फेसबुक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ हैं, और उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, एक तरह से उनकी मंशा यही है। सवाल उठता है, फेसबुक की इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर आँखी दास, बीजेपी से करीबी रिश्ते, कई सबूत सामने आ चुके, आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, आपको पता होगा। उनसे पहले जो उनकी जगह पर थे शिवनाथ ठुकराल, बीजेपी से करीबी रिश्ते, बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान कई पेजेज जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, मोदी को सपोर्ट करने वाले पेज थे, उसका संचालन कर चुके हैं। उसके बाद कहा जाता है उस बीजेपी की नज़दीकियों की वजह से ही उन्हें फेसबुक का इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर 2017 में बनाया गया। उसके बाद आँखी दास उस पद पर आई तो उन्हें और एलिवेट करके, उनको प्रोन्नत करके व्हाट्सएप का इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर बनाया गया। 2 ऊंचे पदों पर बैठे लोग
आपकी विचारधारा के प्रधानमंत्री से मुलाकातें, रविशंकर प्रसाद से मुलाकातें, और उसके बाद एक खबर कल इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी जिसका जिक्र मैंने किया था कि अमित मालवीय ने चिट्ठी लिखी थी फेसबुक को, और चिट्ठी लिखकर 40 या 41 ऐसे पेजेस थे जो बीजेपी के खिलाफ थे या बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते थे। उन्होंने कहा था डाउन करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और उनकी चिट्ठियों के बाद 14 पेजेज को डाउन किए गए, जिसमें भीम आर्मी का भी पेज था, रवीश कुमार का फैन पेज था जो उनके कोई फॉलोअर चलाते होंगे, विनोद दुआ के फैन फॉलोअर चलाते थे, वो पेजेस थे, सब डाउन किए गए। लेकिन बीजेपी समर्थक 17 पेज जो डिलीट कर दिए थे फेसबुक ने, वो 17 पेजेज को रेस्टोर किया गया, सुन लीजिए, और 2 पेजेज मोनेटाइज किए गए। ये बीजेपी आईटी सेल की चिट्ठी के बाद, ये कल एक्सप्रेस ने छापी। तो दबदबा आपका, फेसबुक दबाव में आपके, या फेसबुक प्रचार आपका हो, इसके लिए फेसबुक की तैयारी, फेसबुक की मुख्यालय में उच्च पदों पर बैठे लोग आपके विचार के या आपके करीबी, आपके समर्थक, फेसबुक के मुखिया मालिक से प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें, सत्ता आपकी, और उसके बाद ये लोग क्या, जिनके तो फेसबुक पेजेस डिलीट हो जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो ये चिट्ठी लिखी जरूर और वो चिट्ठियां छपी जरूर, लेकिन सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। लेकिन तो ये खबर है, चीन को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, उस पर मैंने बात नहीं की इसलिए कि आप सब लोग अब जानते होंगे, मैं लगातार उस पर बात करता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर है, अंदर के पेज पर है, ये पेज नंबर 3 पर, कि 42,480 किसान और डेली वेजेज मजदूर जो हैं, दिहाड़ी मजदूर, उन्होंने सुसाइड किया है 2019 में। पिछले साल हुई खुदकुशी के मामलों से ज़्यादा है। पिछले साल करीब 6% किसानों की जो खुदकुशी थी उससे 6% ज़्यादा है। जो गरीब दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी थी, डेली वेजेज, खेत में काम करने वाले मजदूर, उनकी 8% ज़्यादा है। तो ये देश में ये स्थिति है। इस पर किसको चिंता है, कौन इस पर बात करेगा, कौन सवाल करेगा, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो स्थिति है। बहुत और खबरें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया, कई चीज़ें छूट गई आज, और इसलिए मैं, यही खबर एक्सप्रेस में भी है, स्टेटमेंट पुलिस में दिया है, जिसमें जो सुशांत की बहनों ने सुशांत की मौत के 2 दिन बाद जो पुलिस में स्टेटमेंट दिया था, जिसमें माना था कि सुशांत को मानसिक तौर पर उनकी कुछ बीमारी और परेशानी है जिसका उनका इलाज चल रहा है, ये उन्होंने तब दिया था, बाद में पलट गई। तो ये सारी खबरें दोस्तों, बहुत सारी और खबरें हैं, लेकिन अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। चीन आज मैंने बात की नहीं, और फिलहाल आप सबसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।